अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 7 का लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल पेंडुलम। क्वेश्चन लिखा हो, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, प्रूव दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एसएचएम एंड आल्सो डिराइव द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमने सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करना है, उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये प्रूव करनी है, और उसका रिलेशन फाइंड करना है टाइम पीरियड के लिए। डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, अ स्मॉल हैवी मैस सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग विद फ्रिक्शनलेस सपोर्ट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। यानी एक ऐसा स्मॉल लेकिन हैवी, यानी मेटल की बॉल हो भले वो स्मॉल साइज में, लेकिन उसका वेट हो, वजनी हो, वो सस्पेंड की गई है बाय वेटलेस, ऐसी रस्सी ऐसी स्ट्रिंग जो वेटलेस हो, जिसका वेट ना हो, पॉसिबल ही नहीं है, और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और इसके अलावा ऐसी रस्सी जिसको खींचे और खिंचाओ प्रोड्यूस ना हो, टेंशन प्रोड्यूस ना हो, एक्सटेंशन ना हो, उसकी लंबाई में इजाफा ना हो, ऐसी स्ट्रिंग विद फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, जिसके साथ जिस पॉइंट के साथ वो कनेक्टेड है वो फ्रिक्शन लेस हो, एक दफ़ा मूव करें और वो ऑसिलेट करती रहे और रुके ना कभी, ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी ये तीन प्रॉपर्टी, वेटलेस, इनएक्सटेंसिबल और फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ जो बॉडी स्मॉल साइज और वेट में ज़्यादा हो, उसको हम जब अटैच करें और वो मूव करे, उस किस्म के बॉडी को हम नाम देते हैं सिंपल पेंडुलम का। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये पेंडुलम मुमकिन नहीं है। वैसे बहुत सारे पेंडुलम्स के और भी टाइप हैं, फिजिकल पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम है, टॉर्शनल पेंडुलम है, इसके अलावा ऑसिलेटर्स हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन यह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पेंडुलम्स की जो यहाँ पर आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। कंपाउंड पेंडुलम जैसी हैं तो वो बीएससी लेवल पर या हायर लेवल के ऊपर डिस्कस किए जाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया गया, वो डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। अब मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की तरफ चलता हूँ, तो यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले इसकी कंडीशन की तरफ चलते हैं। लेट्स कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस एम अटैच विद एन एंड ऑफ लाइट स्ट्रिंग हुज लेंथ इज एल। एक बॉडी है जिसकी मैस एम है, उसको हमने जिस रस्सी के साथ कनेक्ट किया उस रस्सी की लंबाई है एल। व्हेन पेंडुलम इज डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन, जब डिस्प्लेस कराएंगे एंगल थीटा होगा, कवर करेगा और रिलीज किया जाएगा, तो ये ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन। तो दो फोर्सेज एक्ट करेंगे उसके ऊपर, एक तो वेट बॉडी का वर्टिकली डाउनवर्ड और टेंशन टी अलोंग द स्ट्रिंग। आइए डायग्राम की तरफ देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक हमने फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है, ये सी पॉइंट, ये उस रस्सी की लंबाई है एल, और ये भी रस्सी की लंबाई है एल। डिस्प्लेस कराया यहाँ से वहाँ पर, इसने एंगल कवर किया थीटा, टेंशन अपवर्ड और वेट W इक्वल्स टू एम जी, क्या उसका डाउनवर्ड। अब यहाँ से मैंने बताया आपको कि दो कंपोनेंट यहाँ पर एक्ट करें, एक टेंशन और एक वेट। वेट के लिहाज से अगर हम कंपोनेंट में ड्राव करें तो यहाँ से इसको डॉटेड लाइन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये रेड लाइन और ये टी, ये दोनों अपोजिट है, इक्वल और अपोजिट है, एक टेंशन और एक एम जी कॉस थीटा है। और इसी के लिहाज से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर थीटा ड्रॉ किया है, तो थीटा के लिहाज से दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक एम जी कॉस एक एम जी साइन, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन जाएगी बिल्कुल इस तरह, ठीक है। और उसमें अपोजिट एंगल्स एंड साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर सेम, ये भी ट्रायंगल बनेगी, ये भी ट्रायंगल बनेगी। अगर ये एम जी कॉस है तो ये वाला कंपोनेंट भी क्या होगा, एम जी कॉस। अगर ये साइन है तो ये सामने वाला भी क्या होगा, एम जी साइन। जब ये थीटा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा। थीटा अपोजिट हो जाएंगे, तो एम जी कॉस और टी आपस में कैंसल आउट हो गए, लेकिन क्योंकि बॉडी को ऑसिलेट नहीं करवाता, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये नीचे खींच रहा है और ये ऊपर खींच रहा है, ये कैंसिल हो गए। तो बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन बी पॉइंट पर लाकर जब छोड़ते हैं, बॉडी वापस आता है मीन की तरफ, तो बॉडी बी से ए की तरफ जब आएगा तो उसको घुमाने वाला कंपोनेंट, ऑसिलेट कराने वाला कंपोनेंट टुवर्ड्स मीन पोजीशन, रिस्टोरिंग कंपोनेंट इसको वापस लेके आ रहा है, उसका नाम क्या होगा, एम जी साइन थीटा। तो टेंशन T और mg cos being equal and opposite will be cancel out each other, but the only component which is responsible for the oscillatory motion is the mg sin theta towards mean position from B to A, from extreme to mean। और इसके दरमियान यहाँ पर जो ये आर्क लेंथ है वो हमारे पास s है, जिसको हम डिस्टेंस कहेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन जिसको x का नाम दिया डिस्प्लेसमेंट, हमने पहले पढ़ चुके, इसका नाम क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। मैं कैलकुलेशन की तरफ चलता हूँ, तो जरा गौर कीजिएगा, मैंने आपको बताया
पड़ा हुआ है S इक्वस टू आर थीटा। अब ये देखिएगा थीटा वहाँ से S ओवर आर, ये थीटा इक्वस टू S ओवर आर। S क्या है x के इक्वल, r क्या है l के इक्वल, r क्या है उसकी रेडियस है, और यहाँ पर रेडियस की जगह क्या है लेंथ l, क्योंकि लेंथ कभी भी पेंडुलम की चेंज नहीं होती, बिल्कुल इस तरह जैसे सर्कल में रेडियस चेंज नहीं होता। तो ये थीटा ओवर थीटा इक्वस टू एक्स ओवर एल रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पुटअप करेंगे a इक्वस टू माइनस जी थीटा में थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा x ओवर एल। अब जरा गौर करें, ये g और l को मैंने यहाँ पर अलग से लिखा कि g ओवर l किसके इक्वल है, कांस्टेंट, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 और लेंथ भी क्या रहती है सेम, तो ये कांस्टेंट, तो बाकी क्या रह गया a इक्वल टू माइनस g ओवर l, ये तो हो गया कांस्टेंट, तो बाकी क्या रह गया x और माइनस। तो जरा गौर करें कि क्वेश्चन बन गई a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, और इसका मतलब क्या हुआ, दिस रिलेशन शोज दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स फ्रॉम मीन पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ जब इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी और ये क्वेश्चन बन गई, तो ये किसकी क्वेश्चन थी, दैट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM की क्वेश्चन बन गई, और हमने प्रूफ कर दिया पेंडुलम को कि इसकी मोशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक। अब इसकी तीसरी चीज़, पहले हमने डेफिनेशन फाइंड की पेंडुलम की, फिर उसका ये SHM प्रूफ करना था, ये प्रूफ कर दिया, और अब तीसरी चीज़ उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जिसको ओमेगा से ज़र करते हैं। लेकिन फिर वही बात जो लास्ट टाइम का टॉपिक था, उसमें हमने एक्सेलरेशन का ये रिलेशन फिर यूज़ किया था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x और a इक्वल्स टू माइनस g ओवर l इंटू x। ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन जरा गौर कीजिएगा, ये ऊपर लिखी है a इक्वल्स टू माइनस g ओवर l इंटू x। तो a इक्वल्स टू माइनस g ओवर l इंटू x और a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चैप्टर नंबर 7 का तीसरा टॉपिक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, जो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट उसका रेफरेंस यूज़ किया है। ये दोनों एक्सेलरेशन को हम कंपेयर करवाते हैं, दोनों एक्सेलरेशन को क्या करते हैं हम, कंपेयर। तो जरा और कीजिएगा, यहाँ रिलेशन आ जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू माइनस g ओवर l इंटू x। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर g ओवर l, यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा g ओवर l अंडर रूट। ये ओमेगा की वैल्यू होगी जिसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई ओवर ओमेगा। अब 2 पाई तो वैसे है, ओमेगा की जगह पर क्या आ जाएगा g ओवर l अंडर रूट। तो हमारा रिजल्ट बन गया 2 पाई इंटू l ओवर g अंडर रूट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है f इक्वल्स टू 1 ओवर t, और 1 ओवर t की जगह ये पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा जब 1 ओवर 2 पाई कर देंगे, और ये l ओवर g किसके इक्वल हो जाएगा, g ओवर l के। तो जैसे 2 पाई l ओवर g अंडर रूट, वैसे 1 ओवर 2 पाई g ओवर l अंडर रूट। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला और ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। डबल पेंडुलम कहते हैं इसको, या सेकंड पेंडुलम कहते हैं। तो ये लिखिएगा, लिखा हुआ यहाँ पर ए सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 0.5 एंड इट्स लेंथ इज 99.2 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये तीनों के तीनों पूछा जाता है कि डबल पेंडुलम क्या होता है, या सेकंड पेंडुलम क्या होता है, या सेकंड पेंडुलम की डेफिनेशन क्या है, या सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या है, और सेकंड पेंडुलम की लेंथ क्या है। तो आप लोगों ने याद रखनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन था पेंडुलम का, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। इसका दूसरा इससे नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन द एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन हर हाल में करने हैं आप लोगों ने। तो चैप्टर में ये जो टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन का, इसमें देखें डायग्राम वही है जो लास्ट टाइम मैं बना चुका हूँ पहले भी, कि इसे एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, फोर्स लगाएंगे राइट में और ये ऑसिलेट करेगा। इसकी ऑसिलेशन के तहत हम ये कह सकते हैं कि बॉडी को ऑसिलेट करवाने वाली फोर्स का नाम F=kx, आप सब जानते हैं। अच्छा, F=0 से स्टार्ट किया, क्यों किया 0, क्योंकि यहाँ पर मीन पोजीशन है, और जब मीन पोजीशन होती है फोर्स क्या होती है 0। जब फोर्स 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, F=0 प्लस kx डिवाइडेड बाई 2। तो क्योंकि ये एवरेज फोर्स निकाली, और एवरेज फोर्स कैसी होती है, इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाई 2। तो इनिशियल 0 फाइनल kx, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया kx/2, दैट इज कॉल्ड द एवरेज फोर्स। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू W=F×D। अब F×D की जगह पर क्या आ जाएगा x, ये वही वाला x है जो मीन से लेकर एक्सट्रीम तक बॉडी को हमने खींच कर डिस्प्लेस करवाया है। तो F×D F×x हो गया, F की जगह पर क्या आ गया एवरेज फोर्स kx/2, ये kx/2 और साथ x हो गया। तो रिजल्ट क्या बन गया 1/2 इंटू kx²। ये बन गया हमारे पास वर्क का फॉर्मूला हाफ kx²। और ये वर्क याद रखिएगा, जब भी किसी बॉडी में वर्क करते हैं, वर्क का यूनिट जाउल, एनर्जी का यूनिट जाउल, तो वर्क स्टोर हो जाएगा उसके अंदर एज इट्स एनर्जी। और ये कौन सी एनर्जी होगी, दैट वुड बी कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या सिंपली पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा वर्क का फॉर्मूला हाफ kx² या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ kx²। एमसीक्यूज आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड करनी हो आपको, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हाफ। k क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, x क्या है उसका डिस्टेंस, k की वैल्यू दी हो, x की वैल्यू दी हो, इसका स्क्वायर करें, k से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, दैट वुड बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज एट एक्सट्रीम वैल्यू या एक्सट्रीम एक्सएम वैल्यू, सो एक्स नॉट एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमारे पास जब हम इसको, ये तो मीन से थोड़ा सा दूर गए हैं, लेकिन अगर मैं इसको ये एक्सट्रीम तक यहाँ लाऊं तो फिर ये x नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या बनेगा x0 बन जाएगा। अब हमारा रिजल्ट क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ
के एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स नॉट का स्केयर। ये नॉट थोड़ा सा दूर हो गया, यहाँ लगाना आपने नीचे सबस्क्रिप्ट नीचे एक्स के साथ थोड़ा सा नीचे करके छोटा सा एक्स नॉट। तो फॉर्मूला क्या बन गया पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के एक्स नॉट स्केयर। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन की बात करते हैं अगर, तो मीन पर एक्स जीरो होता है। अगर मैं यहाँ एक्स जीरो पुट कर दूँ तो पोटेंशियल जीरो होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर क्या हो जाएगी, जीरो। इसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी की तरफ चलते हैं। काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्केयर। अब आप जानते हैं हाफ एम वी स्केयर में हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, वी वही वाला रिजल्ट है जो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम जो पिछला टॉपिक में मैंने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में प्रूव करवाया था कि v इक्वल्स टू एक्स नॉट, ये एक्स नॉट यहाँ पर आएगा इंटू के ओवर एम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये वाला रिजल्ट v का यहाँ पुट अप करेंगे हाफ एम वी स्केयर की जगह, हाफ वैसे एम वैसे, हाफ वैसे एम वैसे, और इस पूरे का कर लेंगे हम स्केयर। जब स्केयर करेंगे तो हाफ आ गया, ये एम आ गया, स्केयर इसका ओपन किया तो एक्स नॉट स्केयर आ गया, इनटू ये अंडर रूट कैंसिल हो गया स्केयर से, तो बाकी क्या बच गया, के ओवर एम माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्केयर। अब देखें यहाँ m से m क्या हो गया कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया, हाफ के, और ये x का स्केयर है तो ये x का क्या हो गया स्केयर, हाफ के एक्स स्केयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्केयर। ये जनरल फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का। अब हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है मीन पर भी और एक्सट्रीम पर भी, तो एक्स मीन की तरफ चलते हैं, x इक्वल्स टू जीरो। या आपको सबको पता है कि मीन पर x जीरो होता है। जब x जीरो पुट करेंगे काइनेटिक हमारे पास ये कंपोनेंट जीरो होगा सिर्फ, बाकी काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स स्केयर इंटू 1, रिजल्ट हमारा हाफ के एक्स स्केयर हो जाएगा, और एक्सट्रीम और एक्स काइनेटिक एनर्जी विल भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो फार्मूला हमारे पास बन गया हाफ के एक्स नॉट स्केयर, यानी ये हाफ है, ये के है, ये एक्स नॉट स्केयर है, ये कंपोनेंट जीरो हो गया, तो बाकी तो रिजल्ट बच गया हाफ के एक्स नॉट स्केयर। दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज एट मीन पोजीशन। तो इसका मतलब अगर हम काइनेटिक एनर्जी भी आ गई हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। अब काइनेटिक का फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, हाफ के एक्स स्केयर हो गया काइनेटिक का फार्मूला, तो हमने वो हाफ के एक्स स्केयर पूछा। और इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ के एक्स नॉट स्केयर, ये ऊपर फाइंड किए। तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों के रिजल्ट, यानी इक्वेशन हमारे पास जो है ऊपर यहाँ पर ज़रा गौर कर सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इन दोनों को काइनेटिक के, इन दोनों फार्मूलाज को हम क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड अप करेंगे तो इन ऐड करने से हमारे पास से ये कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा रिजल्ट सिर्फ क्या बनेगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इक्वेशन 1 जो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, इक्वेशन 2 वो भी हाफ के एक्स, और इक्वेशन नंबर 3 वो भी क्या, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। दीज 3 इक्वेशन शोज दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन एसएचएम। तो ये टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से कीजिएगा। लास्ट चीज़ और ये टॉपिक और ये चैप्टर खत्म करता हूँ, फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन की एग्जाम्पल बतानी है। सिंपली याद रखिएगा, फ्री ऑसिलेशन ऐसी ऑसिलेशन जिसमें बॉडी ऑसिलेट करता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती। यानी अगर एक झूले को, एक स्विंग को हम एक दफ़ा फोर्स लगा दें और फिर उसके बाद छोड़ दें तो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, दैट इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट्स फ्रीली विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सिंपल पेंडुलम को किधर डिस्प्लेस कराया वो फिर मूव करता रहेगा कुछ देर तक, तो जब तक वो खुद मूव करता रहे दैट इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन में ये भी कह सकते हैं बॉडी सेट टू एग्जीक्यूट फोर्स्ड वाइब्रेशन इफ इट ऑसिलेट्स। अच्छा ये जो डेफिनेशन है नहीं, ये फ्री की नहीं, यहाँ से गलती होगी, ये फोर्स लिखना था, यहाँ फोर्स ऑसिलेशन है। तो फोर्स ऑसिलेशन बॉडी सेट टू एग्जीक्यूट फोर्स्ड वाइब्रेशन इफ इट्स ऑसिलेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। फॉर एग्जांपल इफ मास ऑफ पेंडुलम स्टक रैपिडली देन फोर्स वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस। यानी अगर पेंडुलम रुकने लगे तो हम बार बार उसको फोर्स लगाएं, रुकने लगे फिर फोर्स लगाएं, रुकने लगे फिर फोर्स लगाएं, तो जब तक हम फोर्स लगाते रहेंगे बॉडी की ऑसिलेशन क्या कहलाएगी, फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव करता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन हमारी मैकेनिकल फोर्स की बेस पर मूव करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस था, और फोर्स्ड ऑसिलेशन को हम ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखिए, द फिजिकल सिस्टम दैट अंडरगोस फोर्स वाइब्रेशन इज कॉल्ड ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऐसा सिस्टम जो वाइब्रेशंस के, फोर्स वाइब्रेशन के तहत मूव करेगा, उसे हम नाम देते हैं किसका, हार्मोनिक ऑसिलेटर का। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को समझ लग गया होगा। चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर खत्म होता है, अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। विश यू गुड लक। अस्सलाम वालेकुम।